नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इतिहास केवल विषय वस्तु का साधन नहीं, वरन गुजरे दौर में लिए गए समस्त निर्णयों का एक जीता जागता दस्तावेज है, जो कमोवेश वक्त के साथ साथ वर्तमान को इस बात का एहसास कराता है कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है, क्योंकि दिशा निर्देशिका के भीतर चलकर किसी भी वस्तु का चलना सुखद होता है, वरना इस बात का एहसास तो सबको होता है कि किया गया कार्य सही था या गलत था। ऐसे ही कुछ एक निर्णय लिए गए थे कालांतर में, जिसका खामियाजा आज तक दुनिया उठा रही है, क्योंकि पॉलिसी जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो तो अमूमन जो निर्णय होते हैं वो गलत ही होते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ मैं सही सोचता हूं और बाकी तो नासमझ है। ये जो भाव है उसका जीता जागता परिणाम है डोमिनो थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कोरी कल्पना इतिहास में रही है जो मीलों दूर बैठकर किसी देश का मुकद्दर तय किया गया, जिसके बारे में खुद वहाँ के लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा। इस कड़ी को देखने के लिए आप निर्णय लीजिए कि ये बात सच थी या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। डोमिनो सिद्धांत एक शीत युद्ध की नीति थी, जिसने सुझाव दिया था कि एक राष्ट्र में अगर एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो गई तो जल्द ही पड़ोसी राज्यों में कम्युनिस्ट अधिग्रहण की ओर बढ़ जाएगी। प्रत्येक राष्ट्र पूरी तरह से डोमिनोज के गठबंधन की पंक्तियों की तरह गिर जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिकी सरकार ने वियतनाम युद्ध में अपनी भागीदारी और दक्षिण वियतनाम में एक गैर साम्यवादी तानाशाह के लिए इसके समर्थन को सही ठहराने के लिए इस बदनाम डोमिनो थ्योरी का प्रयोग किया था। वास्तव में वियतनाम में साम्यवादी जीत को रोकने में अमेरिकी विफलता का प्रभाव डोमिनियन सिद्धांत के समर्थकों द्वारा ग्रहण किए जाने की तुलना में बहुत बहुत कम था। लाओस और कंबोडिया के अपवाद के साथ साम्यवाद पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने में विफल रहा, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। सितंबर 1945 में वियतनामी राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन ने फ्रांस से वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की, एक युद्ध की शुरुआत की जिसमें होन उत्तर वियतनाम में, हो के साम्यवादी नेतृत्व वाले वियत मिन शासन को साओन दक्षिण वियतनाम में एक फ्रांसीसी समर्थित शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। बात यहां से शुरू होती है। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के तहत अमेरिकी सरकार ने फ्रांसीसियों को गुप्त सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की। तर्क यह था कि इंडो चीन में एक कम्युनिस्ट जीत पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को बढ़ावा देगी। इसी तर्क का उपयोग करते हुए ट्रूमैन 1940 के दशक के दौरान यूरोप और मध्य पूर्व में साम्यवाद को रोकने में मदद करने के लिए ग्रीस और तुर्की को भी सहायता प्रदान करते हैं। अब सवाल यह उठता है, आखिर डोमिनोज थ्योरी थी क्या? 1950 में अमेरिकी विदेश नीति के निर्माताओं ने इस विचार को मजबूती से स्वीकार कर लिया था कि इंडो चीन के साम्यवाद के पतन से दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य राष्ट्रों का पतन तेजी से होगा। वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 1952 में इंडो चाइना की एक रिपोर्ट में इस सिद्धांत को शामिल किया। अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर ने वियत मिन और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच निर्णायक लड़ाई के दौरान इसे गिरते डोमेन सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया था। आइजनहावर के विचार में वियतनाम को साम्यवादी नियंत्रण में होने से दक्षिण पूर्व एशिया, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड सहित और अन्य जगह जैसे भारत, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी समान कम्युनिस्ट जीत हासिल होगी। बस आइजनहावर का यही आकलन का भुगतान आज तक वह देश भुगत रहे हैं। नुकसान के संभावित परिणाम के दौरान आइजनहावर ने कहा था, मुक्त दुनिया के लिए यह नुकसानदेह है। आइजनहावर के भाषण के बाद डोमिनोज थ्योरी वाक्यांश का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दक्षिण वियतनाम के रणनीतिक महत्व की एक संक्षिप्त
अभिव्यक्ति के रूप में किया जाने लगा। साथ ही उनका ऐसा मानना था कि इस डोमिनो थ्योरी को दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकने में बहुत ज़रूरत है। अभिव्यक्ति के इस परिणाम का जो गलत प्रसार हुआ, इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर और विभीषण हुआ और वह देश लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, क्योंकि किसी मुल्क का मुस्तकबिल कोई दूसरा देश तय करता है तो परिणाम हमेशा भयंकर ही प्राप्त होता है। जेनेवा सम्मेलन में फ्रांसीसी वियतनाम माइन युद्ध समाप्त हो गया और 17th पैरेलल लाइन में वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीटो के संगठन का नेतृत्व किया। साम्यवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध कुछ देशों का एक ढीला ढाला गठबंधन इस क्षेत्र में सुरक्षा के खतरे को उत्पन्न कर गए। जॉन एफ कैनेडी जब व्हाइट हाउस में एइजनहावर के उत्तराधिकारी के रूप में बने तो लगा कि दक्षिण वियतनाम में नोगोदिन शासन के समर्थन में अमेरिकी संसाधनों की प्रतिबद्धता को बढ़ाएंगे और 1961-62 में लाओस में गृह युद्ध में लड़ने वाले गैर साम्यवादी बलों को समर्थन प्रदान करेंगे। 1963 में डीएम के गंभीर घरेलू विरोध के बाद कैनेडी ने खुद को डीएम के समर्थन से दूर कर दिया, लेकिन डोमिनो सिद्धांत में सार्वजनिक रूप से विश्वास की पुष्टि की और दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को महत्व दिया। नवंबर 1963 की शुरुआत में एक सैन्य तख्ता पलट में डीम की हत्या हो जाती है और 3 हफ्ते के बाद कैनेडी की डलास में हत्या कर दी जाती है। कैनेडी के बाद उनके उत्तराधिकारी लिंडन बी जॉनसन थे। लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को कुछ हजार सैनिकों से बढ़ाकर 5 लाख से अधिक करने के लिए डोमिनो सिद्धांत का उपयोग किया और वो इसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे। और वो दौर आते आते डोमिनो सिद्धांत काफ़ी हद तक बदनाम हो गया था, क्योंकि यह थ्योरी वियतनाम युद्ध में उत्तरी वियतनामी और वियतकांग संघर्ष के चरित्र को ध्यान में रखने में विफल रहा था। ये पूरी की पूरी अदूरदर्शिता का प्रतीक बन के रह गया। यह मानते हुए कि हो ची मिन कम्युनिस्ट दिग्गज रूस और चीन का मोहरा था, अमेरिकी नीति निर्धारक यह देखने में असफल रहे कि हो और उनके समर्थकों का लक्ष्य वियतनामी स्वतंत्रता थी, न कि साम्यवाद का प्रसार। बस यही चूक अमेरिका की रही, जिसका परिणाम वियतनाम में उसकी पराजय हुई, जिसका दर्द आज भी अमेरिका को रह रहकर सालता है। अंत में भले ही कम्युनिस्ट अधिग्रहण को रोकने में अमेरिकन प्रयास विफल हो गया और उत्तरी वियतनाम सेना ने 1975 में साइगोन में मार्च किया, शेष दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद नहीं फैला। लाओस और कंबोडिया को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में के जितने भी राज्य थे वो साम्यवादी नियंत्रण से बाहर रहे। लेकिन इतिहास में जो दर्ज हुआ, कहीं न कहीं आप जब आकलन करेंगे तो पाएंगे उस छोटे से खूबसूरत देश का क्या कसूर था जिसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं था। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। नमस्कार।